नमस्कार, एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं ज्योति मिश्रा। बुलेटिन में आज हम आपको बताएंगे नीतीश सरकार के सामने क्या है अब नई चुनौतियां और बताएंगे क्यों मचा है वंदे मातरम पर गदर। दिखाएंगे पाकिस्तान में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कौन है बड़ी फैन। खबरें अन्य राज्यों से भी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्रेस इंडिया का सफर एक्सप्रेस अंदाज में। गुजरात में हॉर्स ट्रेडिंग के डर से अब कांग्रेस के 40 विधायकों को बंगलुरु भेज दिया गया है। ये विधायक 2 जत्थों में बंगलुरु पहुंचे। इनमें से 8 विधायकों की फ्लाइट छूट गई, जिसके बाद ये दूसरी फ्लाइट के जरिए बंगलुरु पहुंचे। बंगलुरु में ये विधायक करीब 1 हफ्ते तक रहेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात में होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी 10 करोड़ रुपए का ऑफर कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि गांधी की भूमि पर बीजेपी धन बल, बाहुबल और सत्ता बल का एक घिनौना षड्यंत्र रच रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुजरात में सौदेबाजी के लगाए गए कांग्रेसी आरोपों को सिरे से खारिज किया। रविशंकर ने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा उन्हें पार्टी में इज्जत नहीं मिल रही थी। साथ ही वो ये भी जानते हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य को समर्थन देंगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे। अमित शाह इन दिनों कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के दौरे का आज दूसरा दिन है। अपने अंतिम दिन के दौरे पर वो जगदलपुर में एक रैली में शिरकत करेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। फ्लोर टेस्ट में नीतीश के पक्ष में 131 विधायक थे, जबकि विपक्ष में 108 विधायक थे। कुल 243 सदस्यों में से 239 विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मांझी ने सुशील मोदी से मुलाकात में अपनी पार्टी के लिए मंत्री पद और एमएलसी की एक सीट मांगी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी की याचिका को मंजूर कर लिया है। कोर्ट इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। यूपीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को भरोसा है कि जेडीयू उन्हें चुनाव में समर्थन करेगी और अपने फैसले में वो बदलाव नहीं लाएंगे। बीएमसी में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष ने महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद में जमकर शिवसेना और बीजेपी पर हमला बोला। मानसून सत्र के 5वें दिन पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने बीएमसी में चर्चित सभी घोटाले सिलसिलेवार तरीके से सदन में रखा और इस पर जवाब मांगा। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद के लिए आज इंटरव्यू होंगे। ये इंटरव्यू कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति करेगी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एसएस मुंदड़ा का 3 वर्ष का कार्यकाल है और इस महीने के अंत में वो समाप्त हो रहा है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अनुच्छेद 35A के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सांसद को आश्वासन दिया है कि सशस्त्र बल किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही जेटली ने कहा कि हथियार और गोला बारूद की किसी भी तरह की कमी का जल्द ही समाधान किया जा रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे मतभेदों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। डोभाल चीन में चल रहे ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। जम्मू कश्मीर में आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के दौरे के दौरान आज दूसरा और अंतिम दिन है। शुक्रवार को वो राजौरा में एलओसी के चौकियों पर पहुंचे और सुरक्षा बलों की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने दुश्मनों के मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी कहा। शामली में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर के दौरान 5 पुलिस वाले भी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। मारे गए बदमाशों में डैनी 60,000 और सर्वर पर 12,000 का इनाम था। शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को मथुरा में शिक्षा मित्रों ने रेल रोकने की कोशिश की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यूपी पुलिस अब सप्ताह में 1 दिन खाकी की जगह खादी पहनने नजर आ सकते हैं। योगी सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बेखौफ बदमाशों ने आगरा में एक सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने सिपाही सतीश यादव को उस वक्त गोली मारी जब वो अपने साथियों के साथ प्रकाशपुरम में पेट्रोलिंग कर रहे थे। बलरामपुर का एक गांव आजादी के बाद से नदी पर एक पुल के लिए तरस रहा है। पुल न होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। हाथरस में डायल 100 का एक सिपाही घूस लेते कैमरे में कैद हुआ। इस सिपाही ने गाड़ी छोड़ने के लिए 7,000 रुपए की घूस ली थी। मथुरा में चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई और बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
ग्लोबल टाइगर डे पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आज लैंसडाउन डिवीजन को सम्मानित किया जाएगा, जहां बाघ संरक्षण के लिए वन मंत्री हरक सिंह रावत इस सम्मान को प्राप्त करेंगे। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार से यूपी की तर्ज पर किसानों के कर्ज माफी और फसलों के उचित दाम दिलाने की मांग की है। सहरसा में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें हुई फायरिंग में एक बदमाश और एक जवान को गोली लग गई। ये बदमाश एक दुकान से 2.5 लाख रुपए लूटकर भागे थे। गिरिडीह में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है, जिसमें सीएम रघुवर दास समेत पार्टी के बड़े नेता शिरकत करेंगे। बैठक में संगठन विस्तार सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सतना में आतंक के पर्याय बने ललित पटेल गिरोह के 3 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन तीनों डकैतों पर 10-10 हजार का इनाम था और इन पर 3 लोगों को अगवा कर जिंदा जलाने का आरोप था। पन्ना में एक स्कूल में मिड डे मील खाने से 12 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए, जिनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाघों के लिए दुनिया भर में मशहूर कान्हा नेशनल पार्क में आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर पार्क प्रबंधन एक डाक टिकट जारी करेगा, साथ ही जागरूकता रैली निकाली जाएगी। महासमुंद के सरायपाली में एक शिक्षक पर छात्राओं से अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है, जिस पर छात्राओं और उनके अभिभावकों ने कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। जालौर, पाली, सिरोही का हवाई सर्वे करने के बाद सीएम राजे अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और 10 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी रोकने के लिए मनोहर सरकार ने बड़ी पहल की है और अब हरियाणा में सभी गौरक्षकों की सरकार पहचान पत्र देगी और इसके लिए गौ सेवा आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। ओडिशा में तितलागढ़ कोर्ट ने बीजेटी नेता अभिमन्यु साहू की हत्या मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आलोक दास, संतोष राणा, जगदीश बाग और नरेश सिंह को दोषी करार दिया। कोलकाता पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहां पुलिस ने छापा मारकर हथियारों की एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है और बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के नवसारी में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन को मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बाढ़ के बावजूद एक शादी पूरे रस्म रिवाज के साथ पूरी हुई। इस दौरान बाढ़ के पानी में से ही लोग दुल्हा और दुल्हन को कंधों पर गाड़ी तक लेकर गए। राजकोट में आज से 36 घंटे के हैकथॉन कंपटीशन का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन सीएम विजय रूपाणी करेंगे। सांसद परेश रावल भी इस कंपटीशन में शामिल होंगे। इसमें गूगल सहित 23 कंपनियों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर भारत का ध्यान रखते हुए श्रीलंका चीन के साथ नए संशोधन के साथ आज समझौता करने जा रहा है। नए समझौते के मुताबिक चीन इस पोर्ट का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए अब नहीं कर सकेगा। शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। पनामा पेपर लीक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। गोल्ड टेस्ट में टीम इंडिया ने श्रीलंका पर शिकंजा कस लिया है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर टीम इंडिया ने श्रीलंका पर 498 रन की बढ़त बना ली है। आज मैच का चौथा दिन है। एक्टर सलमान खान मोरक्को में टाइगर जिंदा है की शूटिंग खत्म कर मुंबई लौट आए हैं। सलमान को इस हफ्ते बिग बॉस सीजन 11 का प्रोमो शूट करना है। इसके बाद सलमान मूवी की बाकी की शूटिंग के लिए अबू धाबी जाएंगे। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के डर से कांग्रेस के 40 विधायक बंगलुरु पहुंच गए हैं। ये विधायक 2 ग्रुप में बंगलुरु पहुंचे। इनमें से 8 विधायकों की फ्लाइट छूट गई थी, जिसके बाद ये दूसरी फ्लाइट के जरिए बंगलुरु पहुंचे। बता दें कि बंगलुरु में ये सभी विधायक करीब 1 हफ्ते तक रहेंगे। दरअसल कांग्रेस के अब तक 6 विधायक बीजेपी में जा चुके हैं और इसी डर से कांग्रेस ने अपने विधायकों को बंगलुरु भेज दिया है। लेकिन 6 विधायक टूटने से अहमद पटेल के राज्यसभा जाने की राह अब मुश्किल हो गई है। तो गुजरात में सियासत के बाबू भाई कहे जाने वाले अहमद पटेल बीजेपी सुप्रीमो अमित शाह के बने चक्रव्यूह में फंस गए हैं और लगता नहीं कि वो अब राज्यसभा पहुंच पाएंगे। भरूच के बाबू भाई, राजीव गांधी के दून स्कूल के दोस्त अमर अकबर एंथनी के अकबर यानी अहमद पटेल सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में है। अहमद पटेल जितनी शिद्दत से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए सियासी स्क्रिप्ट लिखते रहे, जितनी शिद्दत से वो यूपीए के सूत्रधार की भूमिका निभाते रहे, अगर उतनी ही शिद्दत से अपनी सियासी जमीन संभाले रखते
तो शायद उनके सितारे आज गर्दिश में ना होते। आज राज्यसभा पहुंचने के लिए भी एक एक वोट के मोहताज ना होते। समझिए अहमद पटेल के राज्यसभा पहुंचने का रास्ता कैसे बीजेपी सुप्रीमो अमित शाह की सियासी चाल की वजह से गुम हो चुका है, कैसे उनके अपनों ने ही उनकी सियासी जमीन हड़प ली है। शुक्रवार को कांग्रेस के 3 और विधायकों ने इस्तीफा दिया। छना भाई चौधरी, मान सिंह चौहान और राम सिंह परमार ने पार्टी छोड़ी। गुरुवार को भी कांग्रेस के 3 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पीआई पटेल, तेजश्री पटेल और बलवंत सिंह राजपूत बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में जाकर बलवंत सिंह राजपूत राज्यसभा जाने की लाइन में लग गए। बलवंत के चलते अब 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। उम्मीदवार ज्यादा हो जाने की वजह से अब 8 अगस्त को वोटिंग होगी। बात सिर्फ वोटिंग की होती तो कोई बात नहीं थी, शायद अहमद पटेल कुछ कर सकते थे, लेकिन शाह की सियासत की वजह से उनकी राह में इतने इफ और बट हैं कि मामला फंस गया है। कांग्रेस से अभी कुछ विधायक बीजेपी ज्वाइन करने की फिराक में है। फिलहाल कांग्रेस के पास 51 विधायक हैं और पटेल को 45 वोटों की दरकार है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 11 कांग्रेसी विधायक क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस को अलविदा कहने वालों की संख्या और बढ़ने वाली है। अहमद पटेल के राज्यसभा में जाने के रास्ते को अमित शाह ने भले ही करीब करीब बंद कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस को अभी भी यकीन है कि जीत अहमद पटेल की ही होगी। देखिए, जब चुनाव होने लगता है तो कुछ लोग इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, गुजरात में श्री अहमद पटेल जी को कोई चुनौती नहीं है, वो प्रबल बहुमत से जीतेंगे। अहमद भाई सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, उसमें कोई दूर दूर तक कोई शंका की बात नहीं है। बीजेपी के जो 2 ऑफिशियल कैंडिडेट है उनसे ज्यादा वोटों से अहमद भाई जीतेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अहमद पटेल इन तमाम हरकतों के बावजूद राज्यसभा में आएंगे, जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी देखती रह जाएगी। सब सियासत की माया है, जिसकी पटकथा पर मैडम सोनिया सियासत करती हैं। उनकी खुद की सियासत की नैया हिचकोले खा रही और डूबने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बात गुजरात में दूसरी तबाही की करें तो बाढ़ ने भी यहां तबाही मचा रखी है। अब तक बाढ़ से 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। टीवी स्क्रीन पर नवसारी की ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां बाढ़ का कहर दिख रहा है। पहली तस्वीर रात में ली गई। यहां गलियों और घरों में पानी घुस गया है। लोग घरों से सामान बाहर निकाल रहे हैं। लोग किसी तरह से किसी ऊंचे स्थान पर रात काटने को मजबूर हैं। और दूसरी तस्वीर आप दिन के वक्त की देख रहे हैं। लोग बहुत से घर पानी में डूब जाने की वजह से परेशान हैं। किसी तरह बाढ़ से खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल में शुक्रवार को स्टूडेंट का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान गुस्साए स्टूडेंट ने पथराव कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मांगों को लेकर छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई। दूसरी तस्वीर में छात्र पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और तीसरी तस्वीर में पुलिस के आला अधिकारी इन छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और खबरों की बिहार में पहले भी नीतीश थे और अब भी हैं। ये बात और है कि इस बार उनके साथ बीजेपी है और सामने 2019 चुनाव भी। साफ है, नीतीश के लिए चुनौतियों की तो अभी शुरुआत हुई है। कमाल का इशारा है ये, जो साफ बता रहा है कि नीतीश बाबू एक बार फिर विजयी हुए हैं। एक बार फिर नीतीश ने फ्लोर टेस्ट में फतेह हासिल की है, लेकिन इस जीत से पहले नीतीश से कई जवाब भी मांगे गए। भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय, कि पूरे देश का मानना है कि ये पहले से ही प्री प्लान था। एक एक बात का जवाब दूंगा, एक एक बात का जवाब दूंगा और समय पर जवाब दूंगा। ये लोग अहंकार में जीने वाले हैं, भ्रम पालते हैं। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में वही सब हुआ जिसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे। सत्ता गंवा चुकी आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार पर चुन चुन कर जहर बुझे तीर चलाए गए और नीतीश कुमार ने भी इन सवालों के जवाब अपने अंदाज में दिए। केवल एक व्यक्ति विशेष का इंडिविजुअल मामला होकर के या इंडिविजुअल के कारण ये 4 जो सरकारें बनी, ये बना, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। जनता सबसे बड़ी अदालत होती है
और जनता के प्रति प्रतिबद्धता हमारा है जनता की सेवा करने का, एक परिवार की सेवा करने का नहीं है। और ये राज मिलता है, यह योग, यह सेवा राज भोग के लिए नहीं मिलता है। पक्ष और विपक्ष में हुए तीखे सवाल जवाब के बाद बारी आई विश्वास मत की, और यहां भी उम्मीदों से परे कुछ नहीं हुआ। सदन का गणित पहले से ही एनडीए के पक्ष में था, इसीलिए जब लॉबिंग वोटिंग की बारी भी आई तो सत्ता पक्ष में 131 विधायक खड़े थे, जबकि विपक्ष में 108 विधायक। और आज मुझे खुशी है कि 131 का जो आंकड़ा हम लोगों ने दिया था, आज मतदान के दौरान 131 विधायकों ने, जो बहुमत से काफी ज्यादा है, विश्वास मत के पक्ष में अपना वोट दिया है। लेकिन आरजेडी गठबंधन विश्वास मत के इस तरीके से सहमत नहीं था। आरजेडी की तरफ से गुप्त मतदान की मांग की गई थी, क्योंकि उन्हें नए सत्तासीन खेमे से क्रॉस वोटिंग की उम्मीद थी, जबकि उनसे ठीक उल्टा दावा था एनडीए का। मांग किए थे कि गुप्त मतदान इसलिए हो क्योंकि उन लोग के तमाम जो विधायक जो हमारे संपर्क में थे, वो लोग कहते थे अगर गुप्त मतदान होगा तो हम आपके साथ। तो लोग ये मांग कर रहे थे कि गुप्त मतदान हो, अगर गुप्त मतदान अगर हो जाता तो राष्ट्रीय जनता दल टूट जाती। दावे चाहे जो किए गए हों, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में इस बार विपक्ष मजबूत हुआ, जिससे नई सरकार की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। चुनौती नंबर 1, बिहार के विकास को लेकर पीएम और सीएम दोनों ने दावे किए हैं। चुनौती नंबर 2, क्राइम रेट और पूर्ण शराबबंदी पर विपक्ष की नजर है। चुनौती नंबर 3, महागठबंधन की डोर भ्रष्टाचार की आग में ही जली है। चुनौती नंबर 4, इस बार विपक्ष काफी मजबूत है। चुनौती नंबर 5, मिशन 2019। बीजेपी की जीत का सिलसिला बिहार में रुका था, साथ ही मिशन 2019 के लिए भी बिहार जरूरी था। साफ है, बीजेपी ने नीतीश को साध कर अपना मकसद लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन 2019 में दोनों को जनता के सवालों का सीधे सीधे जवाब देना बड़ी चुनौती होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इधर वंदे मातरम पर बवाल जारी है। महाराष्ट्र में तो एक विधायक ने यहां तक कह दिया कि मर जाऊंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। वहीं दूसरे ने कहा वंदे मातरम नहीं कह सकते तो पाकिस्तान चले जाओ। मैं नहीं बोलूंगा, मुझे मार डालो, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। बोलो बोलो, नहीं बोलूंगा मैं। वंदे मातरम गाने को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर जमकर गदर हुआ। बीजेपी और एमआईएम विधायकों के बीच काफी देर तक नोक-झोंक हुई। वंदे 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 मातरम नहीं कहने तो पाकिस्तान चले जाओ। जय हिंद। आपको हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। कितना अधिकार तुम्हारा है, उससे ज्यादा अधिकार मातरम गाता है। दरअसल बीजेपी विधायक राज पुरोहित एमआईएम विधायक वारिस पठान से बार बार वंदे मातरम कहने के लिए कह रहे थे, लेकिन वारिस पठान वंदे मातरम कहने के लिए तैयार नहीं हुए। और तो और वो विधानसभा के बाहर ही धरने पर बैठ गए। ये लोग ने रुका के रखा है, यहाँ बोलो। हम ये लोग कहना होगा, तुम्हें कहना होगा, मैं नहीं कहूँगा। नाटक ये लोग कर रहे हैं, ये लोगों ने रोका मेरे को, ये लोगों ने मेरे को रोका, मैं नहीं रुका। ये लोग पठान की हरकत से नाराज बीजेपी विधायक राज पुरोहित अब उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। एमआईएम पार्टी जो वंदे मातरम का अपमान कर रही है, जो देश की सार्वभौम जनता का अपमान कर रही है, जो हाईकोर्ट का अपमान कर रही है, जो संविधान का अपमान कर रही है, ऐसे तत्वों को इस देश में कोई स्थान नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ। पिछले दिनों मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संस्थान में सप्ताह में एक दिन वंदे मातरम गाने या बजाने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में तमिलनाडु के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों, कारखानों में भी कम से कम महीने में एक दिन वंदे मातरम गाने या बजाने को कहा। और इसी आदेश को राज पुरोहित महाराष्ट्र में शुरू करने की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से करने वाले थे, जिसकी भनक वारिस पठान को लग गई और फिर वो हंगामा करने लगे। वंदे वंदे मातरम। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहेगा हमारे साथ।